तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बंगाल को। बंगाल का मैप देख लेते हैं हम। जो प्रेजेंट डे उड़ीसा था, बांग्लादेश है, वो पूरा एरिया जो ग्रीन पार्ट से जितना भी विजिबल है, ये पूरा बंगाल का एरिया था। बंगाल में 1700 में मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया गया था एज दीवान। 1700 में कौन होगा? एग्जाम्पल अगर आपसे पूछूं मुगल एम्पर, अभी मैंने बताया 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, तो उन्हीं ने रखा होगा। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और इनके साथ में अली वर्दी खान भी आए थे, तो वो अच्छे मिलिट्री कमांडर थे। 1717 में, अब फिर से आप थोड़ा सा रिलेट करिए चीज़ों को कि पॉलिटिक्स चेंज हुई है, कौन होगा उस टाइम पर। ओके, तो इनको यहाँ पर गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1727 तक मुर्शिद कुली खान जा चुके थे। अच्छा, जो इनका टाइम था वो काफ़ी अच्छा था। इन्होंने वहाँ पर जाके जो लोग रिबेल कर रहे थे उनको रोका, वहाँ पे लोन फैसिलिटी स्टार्ट करा था ताकि लोगों का अच्छे से टैक्स दे पाएँ। सारी चीज़ें काफ़ी स्टेब्लिश्ड और क्लीन सॉर्ट ऑफ चल रही थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। और अच्छा एक चंक जो था, अगर मैं बात करूं कि अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो मुग़ल एम्पायर के पास में, तो उसमें से 50 रुपये जो थे वो बंगाल की तरफ से ही आते थे। इतना ज़्यादा पैसा जो था वो बंगाल की तरफ से ही आता था। अब 1727 टू 1739 शुजाउद्दीन रूल्ड बंगाल। इसके बाद में सक्सेशन हुआ, जो आएंगे वो शुजाउद्दीन आए। उसके बाद में 1739 में इम्पॉर्टेंट है, अली वर्दी खान किल्ड। शुजाउद्दीन की डेथ हो चुकी है, तो उनके जो बेटे थे वो बनना चाहते थे, उनका नाम था सर फराज खान। देखिए डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था इस साल में। ओके, तो अली वर्दी खान क्योंकि मुर्शिद कुली खान के टाइम पर ही आ चुके थे, तो इन्होंने स्टार्ट किया और अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। ओके, जो ये 3 नवाब थे, कौन? मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, अली वर्दी खान। ये दीज 3 नवाब्स वर एबल टू गिव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ, कैसे? तो मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसफरिंग लार्ज पार्ट ऑफ जागीर लैंड इनटू खलीसा लैंड। खलीसा सिस्टम बताया था, औरंगजेब ने स्टार्ट किया था। सैलरीड लोग होते थे जागीर के टाइम पर भी, बताया मैंने, ट्रूप मेंटेनेंस एंड ऑल। ये सारी चीज़ें ईजी हो गई थी। उसके बाद में दे ग्रांटेड एग्रीकल्चरल लोन्स। क्या नाम है उसको? कहते थे ये लोग टक्कावी। ओके, टू रिलीव द स्ट्रेस एंड इनेबल देम टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम। जो एग्रीकल्चरल जो लोग थे, जो भी खेती कर रहे थे, वो लोग टाइम पर सारी चीज़ें पे ऑफ कर सकें। जो रेवेन्यू फार्मिंग थी वो इकोनॉमिक प्रेशर जनरेट करता था लोगों पर। इनकरेज करा उन्होंने सभी को, मर्चेंट्स थे। देखिए बंगाल में पोर्ट्स फैसिलिटी सारी अच्छी थी, आज भी आप देख सकते हैं। तो कोलकाता ये रीजन जो है, ये स्टार्टिंग से ही बंगाल का जो रीजन था ये अच्छा था। और वहाँ की जो लैंड थी, क्योंकि आप देखेंगे जो दोआब का रीजन है, मैंने मैप में भी आपको दिखाया था, वो पूरा बांग्लादेश उड़ीसा वाला रीजन है। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी थी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी वहाँ पर था, तो इरिगेशन एंड ऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। और उसके साथ में ही
हैंडीक्राफ्ट्स और इन सब की चीज़ें भी टाइम के साथ में इवॉल्व होती चली गई। तो वहाँ पर मर्चेंट्स भी आने लग गए अच्छे अच्छे। जब मर्चेंट्स आ गए वहाँ पर तो उनको फैसिलिटीज़ भी चाहिए। फैसिलिटीज़ कैसी कि उनको चोरी चकारी इन सब चीज़ों का डर ना रहे। तो जब सारी फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं सो उसके रिगार्डिंग by providing merchants certain facilities of roads and rivers from thieves and robbers की चोरी चकारी ना हो, by establishing regular थानास and चौकीज़। तो थानास चौकीज़ में डिफरेंस आपको पता होगा कि सर्टेन चौकीज़ के ऊपर थाना, आज भी जैसा सिस्टम है वही सही। नाउ 1751 में जो टाइम ये चल रहा है अभी 1739 तक था, अलीवर्दी खान है वहाँ पर। 1751 में आप देखिए टाइमलाइन को रिलेट करते जाइएगा। अभी बंगाल चल रहा है, इसके बाद में हम हैदराबाद इन कर्नाटक करेंगे, तो अलग अलग हम लेंगे। आप सबको टाइमलाइन वाइज वैसे वैसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इमेजिन करिएगा कि इंडिया का मैप है ये, सॉरी मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही गंदी है, तो आप प्लीज़ इसमें उसी तरीके से रिवाइज करिए कि अच्छा इस टाइम पर यहाँ पे टाइमलाइन में ये चल रहा था, सो इस वजह से फ्रेंच हेल्प नहीं कर पाए थे जाकर सिराजुद्दौला की। जैसे आप पर्टिकुलरली हैदराबाद एंड कर्नाटक पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर आप बंगाल से रिलेट करिएगा कि क्यों कल को वहाँ नहीं जा पाए। अगर कोई क्रॉस कनेक्शन का क्वेश्चन आ गया सो यू विल बी एबल टू रिलेट इट। सो 1751 का जब टाइम आया था सो मराठाज got portion of revenue from Bengal and put control over उड़ीसा रीजन। उड़ीसा रीजन अभी मैप में देखा होगा आपने, दिस पार्ट, ये जो रीजन है यहाँ पर। तो मराठास को ये रीजन ये क्यों मिला? रीज़न था फ्रीक्वेंट मराठा रेड्स। फ्रीक्वेंटली ये लोग रेड करते रहते थे इस एरिया में। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि इन्हीं को कंट्रोल दे दो कि भैया हम तो वहाँ पर संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, अब 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाएगी। अलीवर्दी खान डाइड। और जब कोई मरता है तो पुरानी रीत चली आ रही है कि हमारा वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होगा। तो इनकी डॉटर थी, इनका नाम मैं आज आपको बता रहा हूँ और ये आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलने वाले हैं क्योंकि इनका नाम ही ऐसा है, एक बार आप सुनेंगे और आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। इनकी बेटी थी घसीटी बेगम और इनके ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला। और ये बता दूं मैं, सिराजुद्दौला भी 17 साल के हैं। कौन विनर होगा इसमें? सिराजुद्दौला। ओके, बंगाल की टेरिटरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी जगह क्यों? पलाश आपने सुना होगा, तो पलाश से प्लासी करके जगह वहाँ पर आया। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ओके, इसके कुछ रीज़न हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले मोनोपोली अपनी जमा ली बंगाल एरिया में। उसके बाद में फोर्टिफिकेशन किया। फोर्ट विलियम, उन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। कहाँ पर था ये? कैलकाटा में। ये आगे भी इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि इसी में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होगा, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर कैनन्स रख ली थी वॉल पे। क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ से? देखिए, इनसे पहले सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान,
इन लोगों ने क्या करा था कि सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखा था कि वो लोग मर्चेंट्स से उतना ही रहें, अपने आप को आगे मतलब अपनी पावर को असर्शन ना कर पाएँ उस चीज़ में। तो उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है वो थोड़ा सा वीक हो रही है, और इन्होंने शेल्टर दी थी कृष्ण वल्लभ को। कृष्ण वल्लभ को सपोर्ट कर रहे थे घसीटी बेगम को, और टैक्सेस की चोरी कर रहे थे, टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी। सो ये सारे रीजंस देखे सिराजुद्दौला ने। उसके बाद में एक चीज़ आती है ब्लैक होल ट्रेजिडी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता देता हूँ कि नवाब ने अरेस्ट करे अराउंड जाके 148 ब्रिटिशर्स को, और उनको वहाँ पर एक डंजन में रख दिया, ओके, जिसमें से 120 पीपल वहीं पर मर गए, दे डाइड। सो इस चीज़ के ऊपर ये आप जो देख रहे हैं फोटो में, ये होलवेल मॉन्यूमेंट है, ओके। इसमें लिखा हुआ भी है द नेम ऑफ दोज पेरिश इन द ब्लैक होल प्रिजन इंस्क्राइब अपॉन द रिवर्स साइड ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, कि जो भी ब्लैक होल में थे उनका नाम लिखा हुआ है, ओके। अब वहाँ पर जब सिराजुद्दौला ने ये करा, उसके बाद में उन्होंने ऑफिसर जो था अपना उसको इंचार्ज बनाया फोर्ट विलियम का, और वहाँ से चले आए। ब्रिटिशर्स ने भेजा रॉबर्ट क्लाइव को फोर्ट विलियम में, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ है, हमें जो याद करना है पॉइंट, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ है। इसका जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, कि ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली जमाने के बाद में जो अपना फोर्ट था उसमें फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मना था कि आप फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है फोर्टिफिकेशन की, आपको तो यहाँ पर अपना ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए आए आप यहाँ पर, बट आपको ये तोप रखने की क्या ज़रूरत है अपने फोर्ट की वॉल पर। उसके बाद में आप जो उनके राइवल हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, घसीटी बेगम को। आपका जो इनका जो ये भगौड़े थे कृष्ण वल्लभ, ये रिफ्यूज थे, और इन्होंने जो आप वहाँ पर जाके शेल्टर ली थी, तो आप हमारे दुश्मनों को शेल्टर दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न मिल गए। उसके बाद में जो कस्टम ड्यूटी थी और टैक्सेस थे उसमें आपकी चोरी पकड़ी जा रही थी। सो इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, चढ़ाई करी जाए, और वहाँ पर जाके 148 ब्रिटिशर्स को एक डंजन में रखा और 120 पीपल वहाँ पर मर गए। ब्लैक होल ट्रेजिडी एक कह सकते हैं एक धब्बा है कि उन्होंने ऐसा किया, बट सुभाष चंद्र बोस जी ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। इन्होंने कहा था कि इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो एविडेंसेस थे वो भी काफ़ी सही थे, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो उन्होंने कमरे का साइज़ बताया था वो बहुत छोटा साइज़ था कि उस कमरे में प्रैक्टिकली आप 148 या 150 लोगों को आप उसमें घुसेड़ भी सकें। बहुत ही छोटा कमरा था, और उसमें इतने लोग जब जा ही नहीं सकते तो उन्होंने रखे कैसे, और अगर रखे भी तो फिर उसमें से ये जो 28 लोग थे बच कैसे गए। सो ये एक डिफेमेशन के अगेंस्ट डिफेम करने के लिए था कि इंडियन हमारे जो गवर्नमेंट थी उसको, ऐसा कुछ था नहीं, ओके। अब जब रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर पहुँचे, तो अभी बैकग्राउंड चल रहा है। रॉबर्ट क्लाइव ये तो अब भैया अपना जो फोर्ट विलियम थे वहाँ पर अपना ऑफिसर को रख के अब वहाँ सिटी से चले आए, कलकत्ता से। कैपिटल कहाँ पर है, इनकी कैपिटल थी मुर्शिदाबाद में। ये आप याद रखिएगा, अगर इनकेस क्वेश्चन में आ जाए, उस टाइम पर जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद में थी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ऐसे आने वाले हैं जो कैपिटल को शिफ्ट करेंगे मुर्शिदाबाद से मुंगेर। सो ये क्वेश्चन स्पेशली पीसीएस और लोअर एग्जाम्स जो होते हैं उनमें तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ओके। तो ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट क्लाइव को सेंड किया। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव गॉट अ ब्रोकर। इनको मिले मेहताब राय, यहाँ पर लिखता हूँ इनका नाम, मेहताब राय एंड स्वरूप चंद।
इनको हम कहते थे जगत सेठ, कि भाई ये जगत के सेठ हैं। क्या करते थे ये लोग? क्रेडिट फैसिलिटीज़ स्टार्ट करते थे। और जो सिराजुद्दौला का मीर बख्शी था, मीर बख्शी मतलब कमांडर इन चीफ, इनका नाम था मीर जाफ़र। आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मीर बख्शी पोस्ट है और जो मीर जाफ़र है वो उनका नाम है। रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि भाई मैं मीर जाफ़र को ब्राइब कर देता हूँ, और ये कैसे करा? जगत सेठ के थ्रू। उनको एक रूट भी मिल गया और एक इंसान भी मिल गया। अब जब लड़ाई होगी तो वहाँ पे सिराजुद्दौला को क्या मिलेगा? विश्वासघात, जो कटप्पा ने किया था। तो दस सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। देखिए बैटल ऑफ प्लासी पहला ऐसा बैटल है जहाँ पर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अब पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। इससे पहले वो बस एक ट्रेडिंग बॉडी थे, वहाँ यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, जा रहे हैं। बट नाउ अब उनको एक एंट्री रूट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुग़ल एम्पायर का वो टूट रहा था। देखिए जो अंदर घर का बेदी लंका ढाया, आपने सुना ही होगा ना। सो अंदर की जो चीज़ें थी, अंदर का जो करप्शन था, इन सब चीज़ों की वजह से हमने बाहर के लोगों को एंट्री देना स्टार्ट करा और उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। अब जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र की हेल्प ली कि मैं आपको बना दूंगा वहाँ पर गवर्नर, ठीक है। मीर जाफ़र ने उनको उल्टे पैसे दिए। अब आप उनको पैसे देंगे तो वो निकालेंगे कहाँ से? लोगों के जो आप टैक्सेस वसूलते हैं, और प्रेशर पड़ रहा है, इतना टैक्स आ नहीं रहा है, सारे रिवेन्यूज़ कलेक्ट हो रहे हैं, इतना खर्चा हो नहीं पा रहा है। तो मीर जाफ़र वहाँ पर 3 साल तक तो टिक पाए, बट जो ब्रिटिशर्स की डिमांड थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और फिर वहाँ से उन्होंने कहा चलो आप हटो, और जो इनके मीर कासिम, या तो इसको क्यू लिख लीजिए या फिर के, मीर कासिम जो थे उनको बना दिया। मीर कासिम भी भाई बन गए। उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि जो चीज़ें हैं वो कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं, ये अपनी पावर असर्शन थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए, वो हमें याद रखने हैं। जैसे उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ओके, सो ये फर्स्ट चीज़ है, ये याद रखना है। और उसके बाद में उन्होंने क्या करा था कि ब्रिटिशर्स कहते थे कि आप क्या करिए, जो बाहर के लोग हैं जैसे फ्रेंच हैं या फिर कोई भी अलग से आ रहा है या फिर हमारे यहाँ का भी कोई कर रहा है, तो उसके ऊपर तो आप कस्टम ड्यूटी लगाइए, बट आप हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी ना लगाएं। हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी ना लगाएं तो इनको क्या हुआ, एक एडवांटेज मिलेगा। इन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे कस्टम ड्यूटी चाहिए ही नहीं, क्योंकि वैसे भी नहीं मिल रही है, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब मुझे चाहिए ही नहीं। इससे लॉस किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि मतलब कस्टम ड्यूटी तो उनके लिए पहले भी फ्री थी, लेकिन अब फिर से मतलब सभी के लिए हट गई, तो उनको कैसे नुकसान है? इसलिए क्योंकि, चलिए क्वेश्चन भी है कि वाई ब्रिटिशर्स आस्क्ड कासिम टू रीइम्पोज द कस्टम ड्यूटी, एंड द आंसर इज इंक्रीज इन कंपटीशन। भाई प्रोडक्ट्स तो हमारे भी अच्छे थे ना, इस वजह से जब उनकी कस्टम ड्यूटी बच रही थी तो वो सस्ते में बेच रहे थे, सस्ते में बेच रहे थे, उनकी डिमांड हो रही थी। अब जब सभी को फ्री हो गया कस्टम ड्यूटी, तो भाई वो भी अपने प्रोडक्ट सस्ते कर लेंगे। जब सस्ते कर लेंगे तो इनका कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो इनका जो रेवेन्यू है वो कम होगा। तो उन्होंने कहा ना ना, आप ऐसा मत करिए, आप कस्टम ड्यूटी को दोबारा से लगाइए। अब जब उन्होंने देखा कि भाई मीर कासिम भी चीज़ें थोड़ा बदल रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, तो मीर कासिम के ऊपर अटैक कर दिया। अब मीर कासिम क्या करा, वहाँ से चले गए। मुंगेर से कहाँ चले गए? अवध, अवध रीजन जो है हमारा। ओके, अभी देखिए आपको जब मैंने मुग़ल एम्पायर का बताया था, तो लास्ट में बताया था शाह आलम 2 के बारे में, कि इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाथ पैर ज़रूर मारेंगे। अब जब शाह आलम 2 थे, वो बन तो चुके हैं वहाँ पे राजा, लेकिन वो अपने वज़ीर से डर के भाग रहे हैं। तो वो कहाँ पर हैं अभी? वो अवध में हैं। और जो अवध में शुजा-उद-दौला हैं वो बन चुके हैं वहाँ के नवाब। और वहाँ पर अब कौन जा रहा है? मीर कासिम। तो ये तीनों लोग वहाँ पर कहेंगे कि देखो भाई ऐसा है कि अब ये ब्रिटिशर्स जो है ना,
ये थोड़ा ज़्यादा हाथ पैर चला रहे हैं अपने, इनको हमें सबक सिखाना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, हम क्या करते हैं, तीनों चलते हैं, और जब हम तीनों जाएंगे तो कुछ तो पावर मेरी भी है, और अब मीर कासिम भी लगाएंगे, और अवध एक अच्छा एक भैया काफ़ी प्रॉस्पेरस था, हम तीनों मिलके इनको तो 2 मिनट में हरा देंगे। तो ये तीनों मिलके आए, और भाई ऐसा अचीवेबल भी है। मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला एंड शाह आलम 2। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा हो जाना चाहिए था। ये जाके लड़े बक्सर में, फॉर्ट एट बक्सर 1764 में। और अब जब 3 लोग लड़ रहे हैं आके ब्रिटिशर्स से, तो भाई ऐसा कोई ऐसी कोई बड़ी तोप थोड़ी है ब्रिटिशर्स जो हरा देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो बहुत डिसिप्लिन थी, और उनके पास में वॉरफेयर के जो मीन्स थे, जो उनके टेक्निक्स थी, वो बहुत अच्छी थी और एडवांस थी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। तो भाई अकेले बंदे ने सिंगर हैंडेडली, हेक्टर मुनरो जो वहाँ के थे, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ही थे वो, हेक्टर मुनरो ने डिफीट कर दिया उनको तीनों को। अच्छा, आप ये हेक्टर मुनरो का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब अभी साउथ में भी जब वॉर होगा तो ये एक एबल कमांडर हैं, कहेंगे भाई जाके आप वहाँ पे भी हराओ। ओके, अब जब हम कभी बैटल को हार जाते हैं तो एक ट्रीटी होती है। ट्रीटी होगी कहाँ पर होगी, इलाहाबाद में। तो अभी आपको क्या याद रखना है, देखिए 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ से उन्हें बंगाल के ऊपर कंट्रोल मिल रहा है। ओके, अब जो 1764 में हो रहा है, इसमें कौन कौन सी पावर आ रही हैं, इसमें अवध रीजन की एक सेंट्रल पावर भी है, शाह आलम 2 की, और हालांकि मतलब अब सेंट्रल पावर इतनी ज़्यादा रही नहीं, क्योंकि वो कन्फाइंड हो चुकी है दिल्ली के छोटे से एरिया में, और बाकी जो इंडिविजुअल जो लोगों ने अपना इस्टेब्लिश कर लिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हैं। लेकिन तब भी उनका नाम तो चलता ही था। और जो यहाँ के मीर कासिम थे, अब उसके बाद में तो यहाँ पर उनको ब्रिटिशर्स को ज़्यादा राइट्स मिल जाएंगे। जैसे वो क्या कहेंगे कि हमें दीवानी के राइट्स भी दे दो, रेवेन्यू कलेक्शन हम करेंगे। ओके, सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, हमें इसको याद करना है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। उन्होंने देखो कहा कि बंगाल का हमें दीवानी राइट चाहिए, जो निज़ामत है वो आप संभालो। किसको बना दिया उठा के उन्होंने फिर से, मीर जाफ़र को। कहा कि यार तुम ठीक थे, तुमने ही हमें एंट्री दिलाई थी, जो मीर जाफ़र ही थे। अगर ये सिराजुद्दौला से धोखा नहीं करते तो बैटल ऑफ प्लासी नहीं होता। बैटल ऑफ प्लासी में ऐसा कोई बैटल हुआ ही नहीं था, ऐसा मतलब हिस्टोरियंस ने लिखा है कि वहाँ पर जस्ट गए थे और उन्होंने देखा सिराजुद्दौला ने कि भाई मीर जाफ़र तो एट्टू ब्रूटस हार गए, तो भाग लिए वो तो वहाँ से तो इसीलिए, और तो मीर जाफ़र को उन्होंने फिर से बना दिया, दीवानी राइट्स उनको मिल गया। तो ये क्या था, एक डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। डुअल गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि जो चला रहा है वो तो है ब्रिटिशर्स, पैसा जो भी ले रहे हैं वो ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, और जो नाम चल रहा है वो जो पुराने हमारे मुगल्स वाले लोग हैं उनके नाम पर लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। दस इनको क्या मिल रहा है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किनको, ब्रिटिशर्स को। ओके, अवध रीजन के साथ कि हाँ भाई आप भी लड़ने आए थे, आप आइए, आप ऐसा करिए, हमें मोनोपोली के राइट दे दीजिए कि अब अवध रीजन में ब्रिटिशर्स की मोनोपोली चलेगी। उसके बाद में आप लड़ने आए थे और हमारा नुकसान हुआ तो 5 मिलियन रुपीज़ वॉर इंडेमनिटी या वॉर कंपनसेशन आप हमें दे दीजिए। ठीक है, तो भाई आए तो किसके लिए थे ये, कि अब हटा देंगे, हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अपनी कुछ चीज़ें यहाँ से खो के जा रहे हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सारे क्वेश्चन एक एक करके पॉज करना है, नीचे उनका आंसर लिख लेना है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना है। उसके बाद में जो मैं बताऊंगा उसको आपको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज़ उसके कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बंगाल में यही सब चीज़ें थी कि कैसे कैसे
इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और आप इसके ऊपर एक बार देख लीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और जो लोगों का कंट्रीब्यूशन था वो सब चीज़ों में कौन सी ट्रीटी हुई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंट्री कैसे मिली ब्रिटिशर्स को, ये सब जो चीज़ें मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो आप आंसर राइटिंग में इस टाइप की चीज़ें जो रिलेट करने वाली होती हैं, और उसको आप ज़्यादा ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन करने के बाद में। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सो अगर आपने अभी जो मैंने थोड़ा सा बोला है उसको अगर सही से सुना होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका होगा। पॉज कर लीजिए, आंसर लिख दीजिए। देन सेकेंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? बता चुका हूँ। अगर आपने ये नहीं बताया तो प्लीज़ मेरी मेहनत को बर्बाद ना करें प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि इसका मैं आंसर कई बार बता चुका हूँ। 3 बार तो मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने बीच में बोला है। देन थर्ड, मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, नॉट इन बंगाल। अभी मैंने आपको बताया था, तो जब इंडिया में कौन सा था? ओके, इसका आंसर आप लिख दीजिए। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? नवाब कौन थे बंगाल के जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है? बैटल ऑफ बक्सर कब हो रहा है, इसके साथ में आप उसकी डेट भी याद करिए और वो लिख दीजिए कि क्या डेट थी। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765? ये थोड़ा सा हट के सवाल है, ये मैंने इसीलिए डाला है। आपको अगर इसके बारे में पता है या फिर आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में, मतलब फ्री है, आप लिख सकते हैं उस चीज़ को, अपने फ्रीडम समझिए उसमें, बट मैं आपको इसके आगे में बताता हूँ। देन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको फॉलोइंग इन 4 बैटल्स का कि क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ओके, सो आंसर करिए, हम हल्का सा वेट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, लास्ट कौन थे मुगल एम्परर के टाइम पर? सो मुर्शिद कुली खान। 1700 में औरंगज़ेब, मैंने उस टाइम बताया था किसने करा होगा, फिर इनको वहाँ पर दीवानी राइट्स मिल गए थे कि इनको वहाँ पे गवर्नर बना दिया था, याद आया 1717 में। ओके, सो ये मुर्शिद कुली खान थे। ये क्वेश्चन हमारा यूपी PCS 2013 में आया था। मैं ये देखिए बाद में बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले बता दूंगा तो एक दिमाग में हाइप बन जाता है कि अरे UPSC का सवाल है, अरे PCS का सवाल है, इस टाइप से नहीं। आप पहले क्वेश्चन देखिए, आपने जो पढ़ा है देखिए वो सॉल्व हो रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए। उसके बाद में जब मैं ये बताऊँगा तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, इट्स अ पीस ऑफ केक। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं इसका आंसर मीर कासिम। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि मुंगेर में कट्टा बनाने का डिशक्याऊँ बंदूक, कट्टा जो थी हमारा इंडिजीनियस बंदूक को बनाने की फैक्ट्री भी इन्होंने लगाई थी। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा मीर कासिम के। देन मोस्ट डिसाइसिव बैटल ब्रिटिश इंडिया के लिए, देखिए प्लासी 1757 में है, ये बंगाल के लिए है, एंड 1764 में है। आपको यहीं पर कंफ्यूज करेगा ये बक्सर में, तो इसका आंसर बक्सर है। ओके, देन हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल? उस टाइम पर कौन थे? देखिए बक्सर का जब हो रहा है, देखिए आपको पता है कि 1757 में सिराजुद्दौला थे। अब सिराजुद्दौला को तो हटा दिया गया है, उसके बाद में मीर जाफ़र को बना दिया, कुछ टाइम बाद मीर कासिम को बनाया गया था। मीर कासिम तो चले गए वहाँ पर लड़ने के लिए, तो कौन होगा? उन्होंने नया अपॉइंट नहीं करा है, मीर कासिम आज भी वहीं है, तो इसका आंसर मीर कासिम होगा। ठीक है, अच्छा ये नहीं बताया मैंने किसका था, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर वाला, ये UPSC में आया है 2005 में। ओके, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है UP PCS
1992 एंड 2003 में। एंड ये वाला जो है ये यूपी PCS 2016 का क्वेश्चन है। ओके अच्छा, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। ये जो है ये IAS 2002 का है। आपको कुछ क्वेश्चंस हमेशा UPSC का जो पेपर होगा उसमें ऐसे मिलेंगे जिनको आपको छेड़ना नहीं है। सो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा बता सकता है, और जब तक मतलब उसका हिस्ट्री ऑप्शनल ना हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको इससे बच के रहना है। देखिए एग्ज़ाम में आपको क्या करना है ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी आपको क्लियर कट होना चाहिए। मिनिमम 10 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे हर सब्जेक्ट से जो आपको डेविएट करना चाहेंगे, आपका टाइम ख़राब करना चाहेंगे। सो आपको उन चीज़ों से भी बचना है, क्योंकि आपको तो 2 घंटे के भी अंदर ही परफॉर्म करना है। सो इसका जो आंसर था वो था खासी। अच्छा, एक वो है आपने देखा होगा गारो खासी जयंतिया 3 एक साथ हैं। हल्का सा कोई लगाए कि अच्छा यहाँ से गए होंगे रूट, कुछ भी मतलब लॉजिक, बट उन्होंने अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया। बट मुझे लगता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन से बचना चाहिए। सो बाकी आप अपने आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वॉर हैं, एक है बैटल ऑफ अम्बुर एंड बैटल ऑफ वेंडी बॉश। जो वेंडी बॉश वाला और एम्बुर वाला ये मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊँगा इसलिए, बट ये बक्सर और प्लेसी को मैं आप पढ़ा चुका हूँ। इसकी आपको डेट अभी याद होनी चाहिए। दिमाग में सोचिए आपको याद है कि नहीं याद है। बक्सर 1764, प्लासी 1757। ओके, जो बैटल ऑफ वेंडी वॉश था वो 1760 में, एंड उसके बाद में जो अम्बुर था वो 1749 में। इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ हैवी नहीं है। ओके, कर्नाटक में हुआ था और ये वाला था। तो लगा लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले अम्बुर, उसके बाद में प्लासी, उसके बाद अम्बुर, देन प्लासी, देन वेंडी वॉश एंड देन बक्सर। ओके 3 4 1 2 ये हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।